गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अमीनुल हक की याचिका खारिज करते हुए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया था। अमीनुल हक ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 15 दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए। ये तमाम 15 दस्तावेज सरकारी दस्तावेज थे। इनमें 1951 का एनआरसी रिकॉर्ड, अलग अलग वर्षों की वोटर लिस्ट, जमीन के दस्तावेज, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज शामिल थे। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य नागरिकता साबित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इतने सारे सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता? क्या मोदी सरकार एसआईआर के बहाने सीएए के साथ एनपीआर की तरफ कदम बढ़ा रही है? क्या मौजूदा जनगणना एनपीआर का हिस्सा है? क्या जनगणना का डाटा और एसआईआर के डाटा को मिलाकर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या मौजूदा कानूनी व्यवस्था नागरिकता से जुड़े मामलों में पर्याप्त स्पष्ट है? क्या दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? और क्या सरकार तथा अदालतों को इस विषय पर लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए और स्पष्ट संवाद करना चाहिए? अदब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। क्या सरकार की नागरिकता और पहचान से जुड़ी नीतियों का असर सभी भारतीयों पर एक जैसा पड़ता है या कुछ समुदायों पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है? सीएए, एनआरसी, एनपीआर और अब एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। इन कानूनों और इसकी प्रक्रियाओं को लेकर सरकार का कहना है कि इनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की सही पहचान और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कई नागरिक अधिकार संगठनों का आरोप है कि इनका असर विशेष रूप से मुसलमानों पर अधिक पड़ सकता है या पड़ रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार राजनीतिक और कानूनी बहस का मौजू बना हुआ है। असम से सामने आए एक मामले ने इस बहस को एक बार फिर से तेज कर दिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अमीनुल हक की याचिका खारिज करते हुए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया था। अमीनुल हक ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 15 दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए। ये तमाम 15 दस्तावेज सरकारी दस्तावेज थे। इनमें 1951 का एनआरसी रिकॉर्ड, अलग अलग वर्षों की वोटर लिस्ट, जमीन के दस्तावेज, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज शामिल थे। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य नागरिकता साबित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इतने सारे सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता? तो क्या अब सिर्फ बीजेपी की सदस्यता ही आपकी नागरिकता साबित कर सकती है? क्या बीजेपी की सदस्यता ही आपकी नागरिकता का आखिरी प्रमाण है? आज हम इसी सवाल को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश। देशलाई की ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता केवल और केवल आपके ताउन से, आपके सहयोग से चलती है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हमारी मदद जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस पूरे मामले की। क्या सरकार को सिर्फ मुसलमानों से परेशानी है? एसआईआर, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, इन तमाम से देश के हिंदुओं का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इन सब से अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो है भारत का मुसलमान। क्योंकि आपका सीएए कानून साफ कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू को आप भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमान का क्या करेंगे आप? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें असम के निवासी अमीनुल हक को विदेशी घोषित किया गया था। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक याचिकाकर्ता ने नागरिकता साबित करने के लिए 15 अलग अलग सरकारी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए थे। इनमें 1951 का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी मौजूद था। 1966 के बाद के अब तक के वर्षों तक की वोटर लिस्ट उन्होंने सबूत के तौर पर अदालत में पेश की। 1973 के जमीन के कागजात जो बताए जाते हैं कि उनके दादा के नाम पर जो जमीन थी उसके कागजात 1973 के उन्होंने अदालत में पेश किए। अपना पैन कार्ड पेश किया, वोटर आईडी शामिल है इसके अंदर। लेकिन अदालत ने कहा कि केवल इन दस्तावेजों का मौजूद होना अपने आप में नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है। अदालत के अनुसार विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के तहत नागरिकता साबित करने का दायित्व
संबंधित व्यक्ति पर होता है और इस मामले में वो उस कानूनी कसौटी पर पूरा नहीं उतर सका। आप याद करिए, सबसे पहले देश में, अब कुछ लोग हैं जो बुरा भी शायद मान जाएं, लेकिन सबसे पहले जब CAA NRC की बात आई थी तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी मुसलमान के सामने जाकर ऑब्जेक्शन उठाएगा और जाकर अर्जी दे देगा कि मुझे इसकी नागरिकता पर शक है, उसके बाद उस मुसलमान को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। अमूमन यह होता है कि अगर आप पर कोई आरोप लगाता है तो जिसने आरोप लगाए हैं ना, उसको साबित करने पड़ते हैं कि भाई आप आरोप साबित करिए, आपने ये आरोप लगाए, साबित करिए आप। लेकिन यहां पर इस मामले में उल्टा है कि अगर कोई भी इस देश का नागरिक खड़े होकर किसी भी मुसलमान के खिलाफ अर्जी करता है, कहता है कि मुझे इसकी नागरिकता पर शक है, तो अदालत उससे नहीं पूछेगी कि भाई आपको क्या शक है बताइए। अदालत आपको पूछेगी कि भाई आप पर फला फला आदमी का शक है, आप साबित करें कि आप इस देश के नागरिक हैं। और वही गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यहां पर साबित भी किया कि जिस इंसान पर, जिसकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं, उसको खुद को अब साबित करना होगा। और 15 सरकारी दस्तावेज देने के बाद भी वो अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाया, उसे विदेशी मान लिया गया। अगर किसी व्यक्ति के पास दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड मौजूद हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो और अन्य सरकारी दस्तावेज भी हो, तब भी अदालत किन आधारों पर उन्हें पर्याप्त नहीं मानती? कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या दस्तावेज के साथ उनकी कानूनी स्वीकार्यता और पारिवारिक संबंधों की कड़ी साबित करना भी आवश्यक होता है? यही वो सवाल है जिन पर आज देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन अचानक ये सब देश में क्यों होने लगा है? दरअसल इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने CAA कानून से की थी। सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करके भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता आसान बनाना है। इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार का तर्क है कि ये तीनों देश इस्लामी गणराज्य है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है। दूसरी तरफ इस कानून के आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान संविधान के समानता के सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि CAA को लेकर देश भर में व्यापक बहस हुई और यह मामला अदालत तक भी पहुंचा। इसी तरह NRC और NPR को लेकर भी अलग अलग राय सामने आती रही है। लगातार सरकार यह कहती रही है कि इनका उद्देश्य नागरिकों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना है, जबकि कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने आशंका जताई है कि अगर इन प्रक्रियाओं में दस्तावेजों को लेकर सख्त मानदंड अपनाए गए तो गरीब, ग्रामीण और दस्तावेजों से वंचित लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है तो क्या वही नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है? पासपोर्ट अधिनियम के तहत सामान्यतः भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है और इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया भी होती है। लेकिन नागरिकता विवादों में अदालतें यह मानती रही है कि पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज अपने आप में अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत पूरे साक्ष्य, दस्तावेजों की वैधता और कानून के प्रावधानों को देखकर फैसला करती है और यही हुआ गुवाहाटी हाईकोर्ट के इस फैसले में। यही वजह है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह इस बड़े सवाल से जुड़ जाता है कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज पर्याप्त माने जाएं और किन परिस्थितियों में उन्हें स्वीकार किया जाए। इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सरकार अपने फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के शासन से जोड़कर देखती है, जबकि विपक्ष और कई नागरिक अधिकार समूह इन प्रक्रियाओं को लेकर चिंता जताते रहे हैं और अधिक पारदर्शिता तथा स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग करते रहे हैं। आपको कुछ सवालों के साथ जोड़कर जा रहा हूं। क्या मोदी सरकार SIR के बहाने CAA के साथ NPR की तरफ कदम बढ़ा रही है? क्या मौजूदा जनगणना NPR का हिस्सा है? क्या जनगणना का डाटा और SIR का डाटा को मिलाकर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या मौजूदा कानूनी व्यवस्था नागरिकता से जुड़े मामलों में पर्याप्त स्पष्ट है? क्या दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? और क्या सरकार तथा अदालतों को इस विषय पर लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए और स्पष्ट संवाद करना चाहिए? इन सवालों पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट तथ्यपरक लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं हूं सहल कुरैशी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।